नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर को लेकर इतिहास हिस्ट्री को लेकर। दोस्तों फर्स्ट पेपर है भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक। दोस्तों अति महत्वपूर्ण, केवल और केवल अति महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन करने वाले। और आप जानते भी होंगे कि अति लघुतरात्मक प्रश्न जितने भी दे रखे वो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और वो आप सभी को पढ़ने भी चाहिए। आपके अगर आप सीरीज या फिर अपना जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वहां पर आपको अति लघुतरात्मक जितने भी प्रश्न दिखते हैं तो उसे आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि सारे के सारे जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बता भी लेता हूं कि वास्तव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से। बाद में हम बात करेंगे लघुतरात्मक, बाद में हम बात करेंगे निबंधात्मक। तो दोस्तों बारी बारी से सवालों को लिया जाएगा और अति इंपॉर्टेंट सीरीज की दृष्टि से, वन वीक सीरीज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, उन्हीं सवालों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्लास बड़ी लंबी रहेगी लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है। तो चलिए दोस्तों, वैसे सीरीज का पहला सवाल है कि नवपाषाण काल से क्या तात्पर्य। नवपाषाण काल यानी कि जो नव आधुनिक नव एक पूरा पाषाणिक काल के बाद में नवपाषाणिक काल आया, तो उससे क्या तात्पर्य है आपका, तो वो आपको लिखना है कि नियोलिथिक युग काल या अवधि। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी। मानव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो उसकी एक अवधि थी नवपाषाण काल, ठीक है। और जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों ये काल था और इसमें अनेक प्रकार की खोजें हुई थी और नवीन प्रकार की खोजें इसमें शामिल है, जैसे कि कृषि, गृह निर्माण कार्य, यातायात, यानी कि सुगम साधनों की जितने भी खोज है, पशुपालन है, कृषि, उसकी सारी की सारी नवपाषाण में खोजें वो हो चुकी थी। तो दोस्तों इतने वैसे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, उसके बारे में सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और सवाल है कि गुप्त काल की किन्हीं दो प्रमुख मंदिरों के नाम, गुप्त काल के किन्हीं प्रमुख दो मंदिरों के नाम लिखिए। दो का पूछा था लेकिन इसने तो बहुत सारे 4 मंदिरों के नाम लिखे। आपको लिखना है तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है और भूमरा का शिव मंदिर है वो नागौद मध्य प्रदेश में है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्ति एमजोम, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के किन्हीं 4 पुरातात्विक स्रोतों के उल्लेख कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के किन्हीं 4 पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखने हैं दोस्तों। तो कौन कौन से अभिलेख, अब पुरातात्विक को जानना है तो अभिलेख है, मुद्रा है, सिक्के वगैरह, ठीक है, स्मारक है, गुहा अभिलेख है, मिट्टी के बर्तन है, आभूषण, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ऐसे इजी सवाल रहता है, क्योंकि इजी से लगाकर हार्ड सवाल तक सारे के सारे सवालों को इंक्लूडेशन होता है एग्जाम में। भारत में स्थित मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के किन्हीं 4 केंद्रों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 केंद्रों के नाम लिखने के, जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ये क्या एक मध्य पाषाण काल की सभ्यता का एक केंद्र है, ठीक है। और भारत में राजस्थान में बागोर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंहभूमि, पलामू जिले आदि। तो ये कौन कौन से, ये है मध्य पाषाण कालीन के जो केंद्र है, तो वही थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते एग्जाम की दृष्टि से। आगे सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल की 3 नवपाषाण कालीन उपकरणों के नाम। नवपाषाण कालीन यानी आधुनिक नए नवपाषाण काल में जो, जैसे कि कुल्हाड़ी है, चाकू है, तीर है, दोस्तों इन पर डिस्कशन हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्नों का, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा कि अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट है उन पर डिस्कशन हो चुका है और आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर उन सवालों पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल भी एग्जाम की दृष्टि से काफी हद तक इंपॉर्टेंट बनता है कि वैदिक कालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी ली। वैदिक कालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था पर, जैसे कि वैदिक कालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी का एक सवाल हो चुका है और दोस्तों इसका भी वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो फिर भी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि वैदिक कालीन सामाजिक अवस्था कौन कौन सी थी। तो जैसे कि ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र जन्ममूलक बंधन था, ठीक है। ऋग्वेद काल में जैसे जन्ममूलक और गोत्र को, इस संबंध में क्या किसी भी जाति का निर्धारण, समाज का निर्धारण संगठन होता था, ठीक है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार के प्रधान को कुलीप या फिर गृहपति के नाम से जाना जाता था। आर्य समाज में पितृहंता था। आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था, परंतु नारी को पृथक रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था और पत्नी अपने
पति के साथ, पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी। दोस्तों हम ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं और ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा है वो अनुष्ठानों के रूप में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। कैसी थी? संयुक्त परिवार की, यानी कि एकदम छोटे परिवार में रहते थे वैसे वैदिक काल के लोग। और परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की वृद्धता थी। जैसे कि परिवार की संपन्नता यानी कौन सा परिवार संपन्न है तो उसमें परिवार में वृद्ध लोग है, वृद्धता उसमें कितनी पुरानी पीढ़ी के इसके हिसाब से उसका मापदंड होता था। ठीक है। और ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था चिन्हित दिखाई देती थी। ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जहां पर कहा गया ब्राह्मण परम पुरुष के क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, परम पुरुष ब्राह्मण है परम पुरुष की मुख से। ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? परम पुरुष यानी परमेश्वर के मुख से हुआ, और क्षत्रिय का जन्म उसकी भुजाओं से हुआ है, और वैश्य का जन्म उसकी जंगा यानी उसकी जांग से हुआ, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों ये ऋग्वेद काल में काफी हद तक वर्णन मिलते हैं और बहुत ही अच्छी बात भी वैसे इस ऋग्वेद काल में हमें दिखाई देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कला के संरक्षक के रूप में कनिष्क का दोस्तों मूल्यांकन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां पर बहुत सारी क्लासें हो चुकी है और उन क्लासों का वैसे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। और लघुतरात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन किया हुआ है तो वहां से आप देख लीजिए कि वास्तव में कला के संरक्षण में कनिष्क का किस प्रकार का योगदान है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, आप अपनी नजरों में रखें और ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि कनिष्क कलाओं का महान संरक्षक और महान निर्माता था। उसके काल में मूर्ति कला की 2 विशिष्ट शैलियों का उद्भव हुआ। बुद्धि के प्रतिमानों का विकास इस काल की विशेषता कही जा सकती है। इसे पूर्व बुद्धि का प्रतीकात्मक अंकन भी होता है। कैसा? जैसे कि पूर्व बुद्धि का प्रतीकात्मक अंकन भी होता है। महायान के प्रभाव से बुद्ध की बहुविधि असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ तक इसी युद्ध में बुद्ध बहुलता के कारण इस क्षेत्र में मूर्तियों को बुद्ध कहा जाने लगा। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और वहां से आप जाकर देख लीजिए कि वास्तव में ये सवाल किस प्रकार डिस्कशन हुआ है, और वहां पर अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर फटाफट देख लीजिए। और यही महामैराथन क्लास का उद्देश्य है कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सवालों पर डिस्कशन करना रह गया है और जिस पर हो चुका है उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आप जाकर जरूर अटेंड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों एग्जाम में, और 3 एग्जामों में लगातार भले ही पूछा गया हो लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। और आपने अगर कॉलेज को अटेंड रेगुलर किया है तो वास्तव में आप इस सवाल के बारे में जानते भी होंगे और आपको एग्जाम में वैसे टेस्ट वगैरह लेते होंगे तो वहां पर दिया भी होगा कि मौर्य काल में उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी युद्धों में विजय हासिल की, उसके परिणाम क्या निकले, उसके कारण क्या थे, उनके बारे में वैसे एक वीडियो बन चुका है और उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आप वहां पर जाकर देख लीजिए। और इस क्लास को वैसे छोटी क्लास है दोस्तों, आपको लेने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप वहां पर जाकर देख ले। और अपने अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं अपने स्तर पर तो वहां पर आप इस सवाल को जरूर अटेंड कर ले, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से एक और सवाल है कि भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता। भारत में जो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति थी तो उस समय कौन कौन सी विशेषता थी संस्कृति की, हमारे भारतीय संस्कृति की। तो दोस्तों इस पर डिस्कशन में लिंक दे रखा है और वहां पर वीडियो पर डिस्कशन हो चुका है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न है उन पर वीडियो बन चुका है और आप अब इस वीडियो को इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको दोस्तों एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि बीए फर्स्ट ईयर इतिहास पार्ट। तो वहां पर आपको ये सवाल एक सारे फर्स्ट पेपर के सवाल दिख जाएंगे दोस्तों। तो वहां पर पूरी क्लासों को अटेंड कर लीजिए और वीडियो को स्पीड को बढ़ाकर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि नवपाषाण संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और आपको ये सवाल अगर आप अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप देख लीजिए कि भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, उस पर सवाल बनता है दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इस पर वैसे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि वास्तव में नवपाषाणकालीन पर एक कौन कौन सी हमारी संस्कृति की विशेषता थी, उन विशेषताओं पर डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो विशेषताएं थी जैसे कि कृषि कार्य, पशुपालन, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, मृद भांड बनाना। तो ये सारी हमारी
भारतीय संस्कृति की, हमारी नवपाषाणकालीन संस्कृति की क्या थी, विशेषता थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। तो दोस्तों आगे है सवाल कि भारतीय संस्कृति में पल्लवों के योगदान की समीक्षा। भारतीय संस्कृति में, भारत की संस्कृति में पल्लवों का योगदान किस प्रकार का था, इसका दोस्तों विस्तृत अध्ययन हो चुका है और वीडियो बनकर तैयार है दोस्तों, रिकॉर्ड पड़ा है प्ले लिस्ट में, आप वहां पर जाकर देख लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है और इसका आंसर वैसे विस्तृत डिस्कशन आपको समझा कर दोस्तों अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर उस क्लासों को अटेंड कर लेवे, या फिर अपने स्तर पर पढ़ रहे तो आप अपने स्तर पर इस सवाल को जरूर देख लेवे और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुके हैं दोस्तों। अब मैं भी सीरियस हूँ दोस्तों, जो एग्जाम के प्रति, जो सीरीज के प्रति सीरीज है वो क्या एग्जाम को लेकर भी सीरियस होगा। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे और एक और सवाल है दोस्तों, निबंधात्मक सवालों पर अब बढ़ने वाला है। तो दोस्तों जल्द से जल्द निबंधात्मक प्रश्नों पर वैसे विस्तृत डिस्कशन होगा, तो आप टेंशन ना लेवे, विस्तृत डिस्कशन के साथ में उन सवालों को पढ़ेंगे तो चले। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, सीरीज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल थे, उन सवालों पर डिस्कशन हो चुका है दोस्तों। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है उन सवालों को आप जरूर देख लेवे अपनी सिलेबस या फिर पिछले जो वीडियो हो चुके उनमें, जितने वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं और उसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, वहां पर आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए और अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर फटाफट देख लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखा सके। तो दोस्तों वैसे निबंधात्मक प्रश्नों में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है उन सवालों पर हम विस्तृत डिस्कशन करेंगे दोस्तों। क्लास भले ही बड़ी हो लेकिन आप अंत तक जुड़े रहे। दोस्तों आप तो हिस्ट्री के विद्यार्थी भी होंगे तो आप जानते भी होंगे कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को अगर हमें जानना पहचानना है तो हम किस प्रकार उसका वर्णन करेंगे, कि उसका वर्णन करें कि कौन कौन से स्रोत है जिसको हम देखकर प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। दोस्तों आप जानते हो जैसे कि अभिलेख अलग अलग होते हैं, तो उस अभिलेखों की भाषा और अभिलेखों पर जो चित्र बने हुए तो उसके हिसाब से हम पता चला सकते हैं कि वास्तव में ये भारतीय संस्कृति किस प्रकार की थी, किस प्रकार की भाषा थी उसके बारे में। और शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता चलता है। फिर स्तंभ लेख, जो स्तंभ होते हैं उस पर लेख किस प्रकार लिखा जाता है, वहां पर चित्र अंकित होते हैं, तो वो उससे भी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो आगे बढ़ते हैं वैसे और क्या है। अगला है गुहा लेख। दोस्तों आप जानते होंगे गुहा लेख क्या होता है, तो इसी के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में यही एकमात्र गुहालेख, अभिलेख, शिलालेख, उसके बारे में हमें पता चलता है कि वास्तव में ये स्रोत है। इसी के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हमें मिलते हैं। फिर है मूर्ति लेख, किस प्रकार की मूर्ति अंकित है, तो उस मूर्ति लेख के माध्यम से भी हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता चलता है। फिर है मंदिर अभिलेख, मंदिर किस प्रकार के बने हुए उसके हिसाब से भी हमें पता चलता है। फिर है ताम्र अभिलेख, ताम्र अभिलेख के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति ये पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो दोस्तों आगे है स्मारक। क्या आगे है स्मारक, तो इस स्मारक के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारतीय कलाकारों, जो कलाकृतियों के समय प्रहारों से छवियों को सुरक्षित रख पाती है और संस्कृति को नष्ट होने के बाद भी अपने भीतर समय की संस्कृति को सजीव बनाए रखी। तो ये भी स्मारक भी क्या है, भारतीय संस्कृति के स्रोतों को जानने का बहुत ही अच्छा स्मारक। जैसे कि देशी स्मारक, तो इसके माध्यम से भी हमें क्या वैसे उसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों अगला सवाल है एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अपने सिलेबस में देख लीजिए दोस्तों, अगर आप सीरीज पढ़ रहे हैं तो उन सीरीज में आप जरूर देख लेंगे कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की कौन कौन सी विशेषता है, उस विशेषताओं के बारे में दोस्तों आप अपने हिसाब से डिस्कशन कर लेवे। और वैसे आपको मैं बता भी दूं कि कौन कौन सी विशेषता थी, उन विशेषताओं पर हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या है पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता कौन है, तो पाषाण काल में मानव संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की अनेक चरणों से होकर गुजरी। जब अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता क्या है, तो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो वैसे पूर्व पाषाणकालीन में मानव संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर अनेक चरणों से होकर ये समय गुजरा था और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तथा उन सांस्कृतिक परिवर्तनों को कालक्रम रेखांकित करने की दृष्टि से संपूर्ण पाषाण काल को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि पूर्व पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन। तो इन 3 भागों में इस
पूर्व पाषाण काल को बांटा गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नवपाषाणकालीन संस्कृति की विवेचना कीजिए। नवपाषाणकालीन की संस्कृति की वैसे हमें विशेषणा करनी है कि वास्तव में नवपाषाणकालीन संस्कृति है, उसकी विवेचना करके हम कैसे बता सकते हैं कि वास्तव में नवपाषाणकालीन संस्कृति के बाद में उसकी संस्कृति वास्तव में किस प्रकार की थी, किस प्रकार के बदलाव है, किस प्रकार की भाषा थी, किस प्रकार की उसकी शैली थी, उसके बारे में दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। अगला है भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से। दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, चाहे लघुतरात्मक हो चाहे निबंधात्मक हो। दोस्तों भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उन केंद्रों के नाम आपको पूछ सकता है। जैसे कि भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के निम्न केंद्र थे। उत्तर भारत, कौन से उत्तर भारत में कौन कौन से थे, जैसे कि बुर्ज होम, गुफकराल, बेगागुड़, हरीप गिरोम, फिर है ओलचीबाग, पामपुर, पानजोगोम, सोमपुर, बड़ताल। तो दोस्तों ये थी मुख्य केंद्र थे। तो वैसे विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, चौपाड़ी भांडू, कोल्डी हवा, मेहगढ़, पचोह, इंद्री, भक्तिचारी, खोह, मर्जदपुर। तो दोस्तों ये तो थे केंद्र थे। गांगेय क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र। इस प्रकार जो भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति की ये प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपने वैसे स्तर पर देख ले, इसको एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आप देख ले जरूर इसको। दोस्तों एक और सवाल है कि वैदिक कालीन राजनीतिक दशा की विवेचना की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है कि ऋग्वेद काल में की राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आप अपने स्तर पर अपने सिलेबस या फिर सीरीज में इस सवाल को देख लीजिए कि ऋग्वेद काल की राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश भी डालना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऋग्वेद काल की आर्थिक जीवन का वर्णन, ऋग्वेद काल के आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दोस्तों आप अपने स्तर पर देख ले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों अशोक के धम्म की जो प्रमुख विशेषता, धम्म में कौन कौन सी, उस भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, किस प्रकार है, तो उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कशन आपको एग्जाम में करने को देखने को मिल सकता है। अशोक के धम्म की प्रमुख पक्षों का विवेचन कीजिए। अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकप्रिय बनाने हेतु उसे क्या उपाय किए, उस अशोक के धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, उसके बारे में सवाल एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों आप अपने स्तर पर इसे देख ले। तो चलिए दोस्तों मौर्य स्थापत्य काल पर लेख लिखिए। मौर्य स्थापत्य काल पर लेख लिखिए या फिर मौर्य समाज एवं कला की विवेचना कीजिए। मौर्य समाज एवं मौर्य समाज की कला की विवेचना कीजिए। मौर्य काल की भवन निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला की उन्नति का परिपूर्ण विवरण दीजिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और देख लीजिएगा। और इसका वैसे डिस्कशन हो चुका है, एक क्लास बन चुकी है दोस्तों, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां पर जाकर जरूर अटेंड कर लेंगे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों डिस्कशन हो चुका है, आप जरूर देख लेंगे। अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर फटाफट देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य के विस्तार के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी समस्या उसके सामने, उसका विवेचन करना है दोस्तों, वर्णन करना है। एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और आप अपने स्तर पर अपने सीरीज में देख ले। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर अपनी नजरों में रखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और सवाल है एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल। गुप्त काल में धर्म, विज्ञान, तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। गुप्त काल में धर्म, विज्ञान और तकनीकी का विकास कीजिए, वर्णन कीजिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों आप जरूर इस सवाल को अटेंड कर लेवे, देख लेवे कि किस प्रकार हम वैसे गुप्त काल की धर्म, किस प्रकार का धर्म था, विज्ञान था और तकनीकी किस प्रकार थी, उसका विकास किस प्रकार हुआ। अब गुप्त काल की बात है तो दोस्तों अपने स्तर पर इस सवाल को देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से देखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों अपनी नजरों में रखे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन साम्राज्य पर निबंध लिखिए। मौर्यकालीन शासन प्रबंध पर टिप्पणी लिखिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, आप अपनी नजरों में रखें और अपने स्तर पर इस सवाल को देख ले दोस्तों। वैसे आपके सेकंड पेपर की क्लास विस्तृत डिस्कशन के साथ में होगी, क्योंकि उन सवालों पर दोस्तों सेकंड पेपर पर डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उनको सीरीज वाइज दोस्तों और एक डिस्कशन के साथ में पढ़ेंगे। और दोस्तों आप उस सेकंड पेपर को जरूर अटेंड कर ले, वैसे इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर के तो काफी वीडियो हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट सवाल अपने स्तर पर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ सवाल 2018 के एग्जाम में जो पूछे गए इतिहास के फर्स्ट पेपर पर, तो उन सवालों को देखते हैं कि वास्तव में इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं और कौन कौन से पूछे भी गए। कि इंडिका की रचयिता कौन है दोस्तों, इंडिका पुस्तक की रचयिता कौन, इन पर डिस्कशन हो चुका है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। नवपाषाण कालीन किन्हीं दो केंद्रों के नाम, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ, हड़प्पा की खुदाई का कार्य वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो उसके बारे में दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है। और उन केंद्र का नाम बताओ जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, उस केंद्र का नाम बताओ तो उसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना इजी सवाल है, फिर भी आपको पूछ लिया गया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस सम्राट के द्वारा किया गया, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रधान क्यों कहा जाता है, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रधान क्यों कहा जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और दोस्तों निबंधात्मक सवालों की और डिस्कशन करते हैं कि मेहरान, देखो मेहरानगढ़ का ऐतिहासिक महत्व, मेहरानगढ़ दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। एग्जाम की दृष्टि से अपने स्तर पर इस सवाल को देख लेवे कि महाराष्ट्र के किन्हीं दो पूर्व पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। और चुमोहदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, चुमोहदड़ो नामक स्थान है वो क्यों प्रसिद्ध है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित पंच जन के नाम लिखिए। एग्जाम की दृष्टि से ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। हरिसेन तिलभट्टक, हरिसेन तिलभट्टक कौन थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर बाण भट्ट कौन थे। तो दोस्तों जो भी सवाल आपको सीरीज में दिखते हैं, तो आप अगर सीरीज पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सवाल मैंने आपको डिस्कशन कर लिए। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे दोस्तों। आपकी वैसे हर क्लास, वैसे हिंदी साहित्य की महामैराथन क्लास आने वाली है और हिंदी साहित्य में कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और उस पर विस्तृत डिस्कशन वैसे किया जाएगा। वास्तव में पद्यांश गद्यांश में से किस प्रकार आपको डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, काफी हद तक को क्लासें हो चुकी है। फिर भी आपको मैं एक महामैराथन क्लासों के रूप में, वैसे फर्स्ट पेपर के लिए तो इतना इतिहास के लिए मैंने कुछ इस सीरीज नहीं लिया, लेकिन सेकंड पेपर को आप जरूर देख लेवे कि वास्तव में कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और कितनी वैसे लंबी क्लास रहती है और कितना आपको समझा कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलता हूं दोस्तों इसी प्रकार अच्छे से और बड़े बड़े सवालों के साथ में। तो दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों पर वैसे इस चैनल पर वास्तव में बहुत ही अच्छी डिस्कशन होती है, आप देख भी लीजिए। वैसे सेकंड ईयर की क्लासें बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फर्स्ट ईयर की क्लासें वैसे दोस्तों सेकंड पेपर को लेकर बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। आप देख ले दोस्तों, एक्टिव रहे और अपने बेल आइकन को ऑन रखें। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलता हूं इसी प्रकार के बेस्ट ऑफ लक के साथ में दोस्तों। आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छी रहेगी, या मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में दिखा सके। तो दोस्तों अब मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपके अपने दोस्त। तो दोस्तों बाय बाय।